हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब सेशन। तो आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी पर्टेनिंग टू योर CAIIB 2025 एग्जामिनेशन। तो आप लोगों में से जो भी एस्पिरेंट 2025 के अंदर इस CAIIB एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन योर ABM कंपोनेंट। सो आप लोग ABM दैट इज एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से 60+ मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो सेशन के अंदर डिस्कशन किया जाएगा। बट डायरेक्टली मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊं उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं एस्पिरेंट्स फेस करते हैं जब भी वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ डील करते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम अगर हम बात करें ABM कंपोनेंट के रिगार्डिंग, दैट इज लेंदी न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जामिनर एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछता है। सो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आंसर दोज लेंदी न्यूमेरिकल्स इन अ गिवन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम इटसेल्फ। नेक्स्ट इज आप लोगों से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आप लोगों ने जो फॉर्मूलाज वगैरह अपने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़े होंगे उन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी इस अपने कंपोनेंट के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जामिनर बिना किसी तरह की ऑप्शन दिए हुए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं जहां पे किसी भी तरह की ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने अपने कंसेप्ट्स को सही से ब्रश अप नहीं किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सी बार ये देखा गया है कि जो एग्जामिनर है वो आप लोगों से केस स्टडीज आप लोगों से पूछता है। तो ये केस स्टडीज जनरली जो भी कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़े होते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर उन्हीं उन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड रहती है, बट उस केस स्टडी को आंसर करना कई बार आप लोगों के लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है अगर आप लोगों ने अपने कंसेप्ट्स को सही से अंडरस्टैंड और थॉरोली नहीं पढ़ा हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट चैलेंज की बात करें तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो बुक रेकमेंड की जाती है बाय द IIBF इटसेल्फ, दैट इज मैकमिलन फाउंडेशन की, मैकमिलन एजुकेशन की जो बुक है वो बुक काफ़ी डिफ़िकल्ट मानी गई है अगर उसको हम लोगों ने खुद से पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी टफ वोकेबलरी और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट इन नेचर। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों अक्सर फेस करेंगे जब भी आप लोग इस कंपोनेंट को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए। एक तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मैकमिलन एजुकेशन की जो ये बुक है दैट इज एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट, एक तो ये आप लोगों के लिए सोर्स रहेगा आप लोगों ने अगर ABM कंपोनेंट को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आप लोगों से जो RBI ने सर्कुलर जारी किए होते हैं थ्रू आउट द ईयर, उन सर्कुलर्स के बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब मॉड्यूल D हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी डिटेल में, मॉड्यूल ABCD चारों के बारे में समझेंगे। बट सोर्सेज की अगर हम बात करें सो मॉड्यूल D के अंदर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस बहुत बार ऐसा देखा गया है कि RBI के जो सर्कुलर्स रहते हैं उनसे उन क्वेश्चंस को जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट्स के साथ जो है वो पुट किया जाता है। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं अपने इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे यहाँ पे एड्यूटैप के द्वारा वैसे तो हर एक कंपोनेंट के लिए जो है वो कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इस एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट के जो ये कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए आप इन ऑनलाइन वीडियोज़ की भी हेल्प ले सकते हैं। अब मूविंग अहेड अगर हम बात करें तो देखिए 4 मॉड्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C और मॉड्यूल D इटसेल्फ। अब कौन सा अक्सर क्या होता है कि बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि भाई कौन सा मॉड्यूल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किस मॉड्यूल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो यू नीड टू फोकस ऑन मॉड्यूल B एंड D, बट यू डू नॉट नीड टू स्कीप मॉड्यूल A एंड C एज वेल। अब देखिए आप लोगों का जो एग्जाम रहता है उसके अंदर 50 to 60% क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के इन 2 मॉड्यूल से पूछे जाते हैं, दैट इज मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल D। बट आप लोग मॉड्यूल A और C को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल A और C से आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोज क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली, और मॉड्यूल B और D से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोज आर एक्चुअली द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। हम लोगों को ना तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट को मिस करना है और ना ही न्यूमेरिकल पार्ट को मिस करना है।
बट हाँ, अगर आप लोग स्पेसिफिकली बात करें तो जो वेटेज वाइज अगर देखा जाए तो मॉड्यूल बी और डी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके इस एग्जामिनेशन के अंदर, बट साथ ही साथ आप लोगों को मॉड्यूल ए और सी को भी गो थ्रू करना रहता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले हम लोग मॉड्यूल ए से स्टार्ट करते हैं। सो योर मॉड्यूल ए इज स्टैटिस्टिक्स, जहां पे 9 चैप्टर्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन दिस मॉड्यूल, विच आर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, टाइम सीरीज, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सिमुलेशन इटसेल्फ। तो अगर पर्टिकुलरली इस मॉड्यूल ए के बारे में बात की जाए, सो मॉड्यूल ए से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि आप लोगों से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर पुट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फॉर्मूलाज रहते हैं उनको मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी इस मॉड्यूल को जब भी आप लोग डील कर रहे होंगे। अब वैसे तो इस मॉड्यूल के अंदर 9 चैप्टर्स हैं जो अभी आप लोगों ने देखे, बट इन 9 के 9 चैप्टर्स में भी कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और इसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, सो मॉड्यूल ए को अगर आप लोगों ने कवर अप करना है, सो यू नीड 12 आवर्स इन टोटलिटी, मतलब 12 घंटे जो हैं वो आप लोगों को डेडिकेट करने पड़ेंगे अगर आप लोग जो हैं वो इस मॉड्यूल ए को कवर करना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल बी के बारे में, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो ये मॉड्यूल है, यहाँ से आप लोगों से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट करता है। तो यहाँ पे मॉड्यूल बी के अंदर चैप्टर 10 से लेकर के चैप्टर 16 तक जो है वो कवर अप किए गए हैं। चैप्टर 10 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चैप्टर 11 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, चैप्टर 12 ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, चैप्टर 13 एम्प्लॉयज फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम, चैप्टर 14 दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, chapter 15 conflict management and negotiation, and last that is chapter 16 which is HRM and information technology। अब देखिए इन सभी चैप्टर्स में से पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं जहां से मोस्टली आप लोगों के एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अब इस मॉड्यूल को जब आप लोग डील करेंगे, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। रीड द यूनिट्स कीपिंग इन माइंड अ सिचुएशन विच कैन बी रेप्लिकेटेड एज अ केस स्टडी। तो जो मैंने आप लोगों को इन द वेरी बिगनिंग केस स्टडीज़ के बारे में बताया कि डिफ़िकल्ट केस स्टडीज़ एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है, वो केस स्टडीज़ जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी से आप लोगों के एग्जामिनर के द्वारा पूछती हुई देखी गई हैं। सो आप लोगों को हर एक मॉड्यूल को जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो हर एक मॉड्यूल को पढ़ने का एक अलग नज़रिया होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जैसे मॉड्यूल ए के अंदर हम लोगों ने देखा कि आप लोगों को फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करना है और न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना है, उसी तरह से मॉड्यूल बी के अंदर आप लोगों को कंसेप्ट्स को ढंग से समझना है। और जब भी आप लोग इस मॉड्यूल को डील करेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि इस मॉड्यूल से केस स्टडीज़ भी आप लोग जो है वो अपने एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो टोटल 10 घंटे के अंदर आप लोगों को इस मॉड्यूल को कवर करना पड़ेगा। मतलब या फिर आप इस तरह कह लीजिए कि इस मॉड्यूल को अगर आप लोगों ने कवर अप करना है तो इन टोटलिटी यू नीड 10 आवर्स। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं अपने मॉड्यूल सी के बारे में, दैट इज क्रेडिट मैनेजमेंट इटसेल्फ। तो देखिए ये वाला जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर चैप्टर 17 से लेकर के चैप्टर 25 तक कवर किए गए हैं, जिसके अंदर चैप्टर 17 आप लोगों को देखने को मिलेगा ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, चैप्टर 18 इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 19 वर्किंग कैपिटल फिनेंस, चैप्टर 20 टर्म लोन्स, 21 इज क्रेडिट डिलीवरी, चैप्टर 22 इज क्रेडिट कंट्रोल एंड चैप्टर 23 रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। इसी तरह से चैप्टर 24 जो है उसके अंदर बताया गया है रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी प्रोसेस के बारे में, और चैप्टर 25 के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट अंडर आईबीसी, आईबीसी मींस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इन सभी चैप्टर्स में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, दोज आर चैप्टर 18, 19 एंड 23, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल फिनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग इटसेल्फ। तो अगर इस मॉड्यूल को पढ़ने की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें,
सो ट्राई टू कोरिलेट विद योर डेली बैंकिंग टास्क, क्योंकि इस चैप्टर या फिर इस मॉड्यूल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए जाने हैं, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप लोग अपने बैंकिंग आवर्स के अंदर जो है वो अपनी डेली रूटीन के अंदर इनको परफॉर्म भी करते हैं। तो उस चीज़ को आप लोगों ने दिमाग में रखना है। इसके अलावा गो थ्रू द फैक्ट्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। देखिए इस वाले जो ये मॉड्यूल सी है, यहाँ से आप लोगों से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं। तो वो फैक्ट्स कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन के तौर पे पूछ लेता है। जैसे मैंने आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस बताए जहाँ पे किसी भी तरह की ऑप्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो इस मॉड्यूल से जो है वो उस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अब अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करें, सो यू नीड टू गिव 9 आवर्स इन टोटलिटी, अगर आप लोगों को इस मॉड्यूल को जो है वो कवर अप करना है। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल डी के बारे में, दैट इज कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों को टोटल जो है वो चैप्टर्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम चैप्टर 26 टू चैप्टर 32 इटसेल्फ। तो चैप्टर 26 जो है उसके अंदर कंप्लायंस फंक्शंस के बारे में बताया गया है। चैप्टर 27 टॉक्स अबाउट द कंप्लायंस ऑडिट। चैप्टर 28 के अंदर कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की गई है। चैप्टर 29 जो है ये बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज के बारे में। इसी तरह से चैप्टर 30 टॉक्स अबाउट द कंप्लायंस कल्चर एंड GRC फ्रेमवर्क। चैप्टर 31 कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ CCO इन NBFC। और चैप्टर 32 जो है वो बात करता है कि किस किस तरह के फ्रॉड्स वगैरह जो है वो बैंक्स के अंदर देखे जा सकते हैं और उन फ्रॉड्स को किस तरह से जो है वो मैनेज किया जा सकता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की बात करें, तो इस मॉड्यूल को स्टडी करने के लिए आप लोगों को यू नीड टू कीप एन आई ऑन द लेटेस्ट RBI गाइडलाइंस। जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर बताया कि RBI के जो सर्कुलर्स रहते हैं वहाँ से भी रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से इस मॉड्यूल पर्टिकुलरली इस मॉड्यूल डी से जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर्स आर डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को इस मॉड्यूल से जो है वो पूछते हुए देखेगा एग्जामिनर। मूविंग अहेड, अगर हम टाइम टोटलिटी की बात करें तो टोटली हम लोग जो है वो 9 आवर्स के अंदर जो है अपने इस मॉड्यूल डी को कवर अप कर सकते हैं। नाउ अभी तक हम लोगों ने हर एक मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में समझा। अब हम देखते हैं कि हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों को ज़्यादा सिंसियरली जो है वो अप्रोच करना है। और क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या फिर अभी पहले मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, ये सभी काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हम लोग आप लोगों को बता पा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में जो ट्रेंड देखा गया है उसी के ऊपर बेस्ड ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर की जा रही है। तो चैप्टर 1 जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की गई है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से चैप्टर 2 दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स, जहाँ पे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में बात की जाएगी, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, अलग अलग तरह की सैम्पलिंग्स के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। इन टॉपिक्स को भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों ने। इसके अलावा सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर 2 itself. Moving ahead, next is measure of central tendency which is chapter 3 of your component, जिसके अंदर आप लोगों को मीन मीडियन मोड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे से कवर अप करना है। इनसे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिस्पर्शन, स्क्यूनेस और क्रोटोसिस, इन टॉपिक्स को भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम के अंदर अपने देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इटसेल्फ, और इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइम सीरीज की अगर हम बात करें, सो टाइम सीरीज के अंदर वेरियस काइंड ऑफ वेरिएशंस के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच आर साइक्लिकल, सीजनल एंड रेगुलर वेरिएशंस। इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस और फोरकास्टिंग के ऊपर भी आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से। अगर नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और
standard deviation of random variables. So these are the important topics in this particular chapter number 6 itself. Next is chapter 7, that is estimation. Estimation के अंदर जो important topics रहेंगे those are interval and point estimates, confidence intervals, इसके अलावा proportion from the large sample. So these are the important topics from chapter 7 itself. Next is linear programming. लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोगों को ग्राफिक और सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल्स इस वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोगों ने फॉर्मूलाज को भी याद करना है और साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है उसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9, दैट इज सिमुलेशन. अब सिमुलेशन वाला ये जो चैप्टर है इसमें आप लोगों के लिए इसकी सिमुलेशन की एक्सरसाइज और क्या क्या मेथोडोलॉजीज ऑप्ट की जाती हैं सिमुलेशन को अप्लाई करती बार, उन मेथोडोलॉजी के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस देखे गए हैं. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर मॉड्यूल ए, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ. अब हम बात करते हैं मॉड्यूल बी के बारे में. तो यहाँ पे चैप्टर 7, दैट इज फंडामेंटल ऑफ HRM के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोज आर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इसके अलावा स्ट्रेटेजिक HRM एंड रोल ऑफ HR मैनेजर. तो देखिए मॉड्यूल बी बहुत ही कंसेप्चुअल सा ये आपका मॉड्यूल रहता है. तो इस मॉड्यूल को आप लोगों ने बहुत ही डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हुए अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को ईजी महसूस होगा ये मॉड्यूल पढ़ती बार. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ HRM, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोज आर जॉब एनालिसिस, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन. इसके अलावा जॉब इवेल्युएशन और JS. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एटीट्यूड, मतलब किस तरह से ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द पीपल दोज हु आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट इज करियर प्लानिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, जिसके अंदर मोटिवेशन, लोकस ऑफ कंट्रोल, पावर बेस एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें सो नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. तो इन दिस चैप्टर आप लोगों के साथ वेरियस बिहेवियरल थ्योरीज को जो है वो डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर साइको एनालिटिकल थ्योरीज, सेल्फ कंसेप्ट या फिर लेफ्ट और राइट ब्रेन थ्योरीज आप लोगों के साथ डिस्कस की गई हैं. और इसी चैप्टर के अंदर आप लोगों को वेरियस स्कॉलर्स जैसे टेलर, मायो, मेस्लो, हर्सबर्ग, व्रूम, एडम्स और स्किनर के द्वारा अलग अलग तरह की जो थ्योरीज दी गई हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है. तो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. इसके अलावा डाइवर्सिटी एंड जेंडर इश्यूज के बारे में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 13, जहाँ पे एम्प्लॉइज फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम इज द नेम ऑफ द चैप्टर. अब यहाँ पे आप लोगों को कंपनसेशन थ्योरीज और जॉब इवेल्युएशन टेक्निक्स जो हैं इन टॉपिक्स को जो है वो पर्टिकुलरली फोकस करना है जब भी आप लोग इस चैप्टर को कवर कर रहे होंगे. साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर यू नीड टू फोकस ऑन अप्रेजल, वेरियस अप्रेजल मेथड्स, जिसके अंदर MBO दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और 360 डिग्री मेथड्स के बारे में आप लोगों को बताया गया है. साथ ही साथ किस तरह से कॉम्पिटेंसी की मैपिंग करनी है और किस तरह से असेसमेंट की जाएगी एम्प्लॉयज़ की, उसके बारे में भी यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 14 के अंदर बताया गया है. तो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है जब भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप लोग स्टडी कर रहे होंगे. मूविंग अहेड, नेक्स्ट चैप्टर इज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन. अब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और नेगोशिएशन ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर कितनी तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता क्या है उसको डिफाइन किया गया है, और किन कारणों से जो है वो कन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसके बारे में बताया गया है. और व्हाट कुड बी द बेस्ट टेक्निक टू हैंडल दीज कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है. तो आप लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान रखना है जब भी इस चैप्टर को आप लोग कवर कर रहे होंगे. नेक्स्ट इज HRM एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बताए गए हैं. HRIS दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRMS दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और EHRM और दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और HR एनालिटिक्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है. तो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल बी, जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल सी के बारे में, दैट इज क्रेडिट मैनेजमेंट. तो यहाँ पे चैप्टर 17 दैट इज ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, जहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है और
आरबीआई की गाइडलाइंस का क्या रोल रहता है एक क्रेडिट को मैनेज करने में, उसके बारे में बताया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स यहाँ पे बताए गए हैं। एमएसएमई के लिए कुछ गाइडलाइंस रहती हैं आरबीआई के द्वारा, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। सो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को डील कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे दोज विल बी कंपोनेंट्स एंड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, की टर्म्स ऑफ फॉर्मेट, जहाँ पे कंपनीज एक्ट 13 के बारे में डिस्कस किया गया है, और वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स को बताया गया है विद रिस्पेक्ट टू फंड फ्लोज, रेशियोज एंड ट्रेंड्स इटसेल्फ। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 19, जहाँ पे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर आरबीआई के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू रीडिस्काउंटिंग, उनके बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ ट्रेड्स जो कि एक प्लेटफॉर्म है आरबीआई के द्वारा ही जिसको लॉन्च किया गया था, इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर्स के बारे में डिस्कशन की गई है। फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग जैसी इंपॉर्टेंट टर्म्स को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। तो इन टर्म्स को पर्टिकुलरली आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप लोग डील कर रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टर्म लोन्स, जो कि चैप्टर 20 आप लोगों के इस कंपोनेंट का बनता है। इसके अंदर डेफर्ड पेमेंट गारंटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। प्रोजेक्ट अप्रेजल, कैसे कैसे जो है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्रेजल किए जाते हैं, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप्स और प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 21 विच टॉक्स अबाउट द क्रेडिट डिलीवरी। इस चैप्टर के अंदर थर्ड पार्टी गारंटीज के बारे में बात की गई है, सिक्योरिटी पोजीशंस के बारे में बात की गई है, कंसोर्टियम लेंडिंग और सिंडिकेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चैप्टर 22 की अगर हम इसके बाद बात करें दैट इज क्रेडिट कंट्रोल, तो इस चैप्टर 22 के अंदर टूल्स, क्या क्या टूल्स रहते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के और उन क्रेडिट्स को मॉनिटर करने के, उन टूल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसी तरह से चैप्टर 23 दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग, जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल रेटिंग्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, और क्या क्या यूज रहते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव्स के, इसके बारे में डिस्कशन की गई है। तो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है जब भी आप लोग इस चैप्टर नंबर 23 को डील कर रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 24 विच इज अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी इटसेल्फ, जहाँ पे स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में बात की गई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बात की गई है, और साथ ही साथ विलफुल डिफॉल्ट क्या होते हैं, जेन्युइन डिफॉल्ट क्या होते हैं, इनके बारे में बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे बैंक्स के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं अपने जो भी एसेट्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर करने के, जहाँ पे वो अलग अलग एक्ट्स जैसे सारफेजी एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स या फिर राइट ऑफ जैसी टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है अपने एसेट्स को रिकवर करने के लिए या फिर रीस्ट्रक्चर करने के लिए। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट अंडर आईबीसी। तो इस चैप्टर के अंदर एप्लीकेबिलिटी, किस तरह से इसको जो है वो एप्लीकेबल किया जाएगा, इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसके कुछ लीगल एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इंसॉल्वेंट या फिर बैंक्रप्ट घोषित किया जाता है और क्या उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जब भी आप लोग इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को डील कर रहे होंगे। मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी, जो कि हमारा लास्ट एंड फाइनल मॉड्यूल है इस कंपोनेंट का। तो चैप्टर 26 टॉक्स अबाउट कंप्लायंस फंक्शंस, जहाँ पे वेरियस प्रिंसिपल्स, प्रोसेस और प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का रोल जो है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर दिया गया है, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 27 दैट इज कंप्लायंस ऑडिट, जहाँ पे ऑडिट कमेटी, हेड इंटरनल ऑडिट कमेटी, इसके अलावा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब किस तरह से जो है वो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्टिंग की जाएगी, और व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ बैंक, तो उनको जो है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज चैप्टर 28 दैट इज कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी के बारे में, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है।
इसके अलावा कंप्लायंस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉर्पोरेट और फील्ड दोनों केसेस में जो भी कंप्लायंस स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, और साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल के बारे में आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 29, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज। तो कंप्लायंस की जो गाइडलाइंस है इनको फॉलो करती बार किस किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं, और किस तरह से लोन रिव्यू मैकेनिज्म रहता है विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट ऑडिट के केस में अगर बात की जाए, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी फ्रेमवर्क। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के साथ जीआरसी फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई है, विसल ब्लोअर पॉलिसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात की जाए कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ सीसीओ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन एनबीएफसी, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर 31 इन योर मॉड्यूल डी। तो इसके अंदर स्केल बेस्ड रेगुलेशंस ऑफ एनबीएफसी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा कंप्लायंस फंक्शन इन एनबीएफसी, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जब भी आप लोग इस चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस मॉड्यूल इज फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स। सो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को किस किस तरह के फ्रॉड्स या फिर फ्रॉजरीज देखने को मिलती हैं बैंक्स के अंदर, और इसके अलावा प्रेजेंट डे के अंदर इन फ्रॉड्स में किस तरह से इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन फ्रॉड्स या फिर अलग अलग तरह के ये जो हमारे पास यहाँ पे फ्रॉजरीज देखने को मिलती हैं इनको कर्व करने के लिए। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अब ये हम लोगों ने अभी तक अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया। अब देखिए आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लीजिए, अगर एग्जाम डे के ऊपर आप लोगों का जो माइंड मेकअप है वो सही नहीं है तो आप लोगों का ये जो सारा हार्डवर्क है ये जो है वो बेकार चला जाता है। सो एग्जाम डे के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट का आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को जल्दबाजी में अटेम्प्ट ना करें जो कि आप लोगों को इजीली अटेम्प्ट हो सकते थे आप लोगों से। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई न्यूमेरिकल दिख जाता है, अब उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने में हम लोग जो है वो अपना काफ़ी टाइम वहाँ पे डिवोट कर देते हैं, जिस वजह से जो एक स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम की, उस ड्यूरेशन के अंदर उस एग्जाम को कंप्लीट करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ सिली मिस्टेक्स को आप लोगों ने जो है वो अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक्स जैसे आप लोग क्वेश्चन को जब भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि वहाँ पे करेक्ट आप लोगों से स्टेटमेंट पूछी गई है, इनकरेक्ट पूछी गई है, ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है। मतलब क्वेश्चन जिस हिसाब से फ्रेम किया गया है उसी हिसाब से आप लोग आंसर करने की कोशिश करें, ना कि जो आप लोगों को आता है उस हिसाब से आंसर करने की कोशिश करें। जो पूछा है एग्जामिनर ने उसी अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। और इन द एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक एनी एग्जाम। सो ये तो हम लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंटली आप लोगों को अपनी इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है वो इस एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड इस सेशन को देखने के बाद आप लोग एक सही स्ट्रेटेजी का यूज कर पाएंगे for scoring 60+ marks in your ABM component. So that is all from this video session. Thank you.